नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम जीके के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, साथ में जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 16वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, जो इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं यह सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको शुरुआत से कहते हुए आया हूं, इस सीरीज में हम मेन उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में, जो आपके सेंटर के एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, वहां पर पूछे गए ये सभी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में काफी सारे कमेंट थे कल के जो वीडियो थी उसके कट ऑफ को लेकर के, कितनी रह सकती है, उन सारी बातों को लेकर के। तो सारी की जो हमारी बातें हैं उनको इस वीडियो के एंड पे करेंगे। सबसे पहले जिसके लिए हम आए हैं स्टडी, उसको यहां पर हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम इसे कब शुरू किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? सही आंसर है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना अवकाश के बाद शुरू होती है। 1969 में शुरू हुई थी, 74 तक ये चली थी। क्वेश्चन बनता है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मॉडल था गाडगिल मॉडल। ठीक है, इसको आपने याद करना है। गाडगिल का पूरा नाम था DR गाडगिल और उस समय ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने ही इसका पूरा प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो ये था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर यहां पर भारत को बनाया जाए। ये इसका मेन उद्देश्य था। इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण घटना थी परिवार नियोजन कार्यक्रम। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना थी 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, वो भी इसी योजना के तहत किया गया। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसको भी आपने याद करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो श्वेत क्रांति थी, ठीक है, दूध से संबंधी, वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। तो इन तीनों को आपने याद करना है। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो देखिए, सुंदरी वृक्ष की अगर हम बात करते हैं, यह एक प्रकार की ज्वारिया वनस्पति है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह एक ज्वारिया वनस्पति है। समुद्र के किनारे जो नमकीन मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, नमकीन जल वाला क्षेत्र होता है, वहां पर यह आपको देखने को मिलता है। भारत में अगर हम बात करें या पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहां पर डेल्टा बनता है वहां पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, उस जगह को हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो इसको भी आपने याद करना है। जो सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है, इसी वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा की अगर हम बात करें, इसे कल्लर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, क्षारीय जो मिट्टी होती है, इसको उसरा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, उसर या उसरा मिट्टी भी इसको कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे क्षारीय मिट्टी को रह भी कहते हैं। इसके अलावा इसे चौपन भी कहते हैं। राकर भी इसी को बोला जाता है। इसकी जगह कार्ल भी इसी को कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? क्षारीय मृदा के हैं। ये आपसे पूछा गया है। हो सकता है कभी इनमें से कोई नाम आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर हम यहां पर अदर मिट्टियों के नाम की बात करते हैं, तो सबसे फेमस मिट्टी जो आप जानते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी के क्या अन्य नाम है? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी होती है, इसीलिए इसे काली कपास की मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ये काली मिट्टी के नाम है, रेगूर मिट्टी और कपास मिट्टी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मिट्टी है जो आप जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी को आप दो नाम इसके बोल सकते हैं, दो टाइप इसके करे जाते हैं। एक होती है आपकी पुरानी जलोढ़, ठीक है, और एक होती है नई जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कल्लर किसे कहते हैं? क्षारीय मृदा को। तो इनको भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो देखिए, एशिया और यूरोप के मध्य सीमा इनमें से कौन नहीं बनाता है, आपने बताना है। देखिए, एशिया के अगर हम बात करें, एशिया का उत्तर में कौन है? आर्कटिक सागर है, ठीक है। इसके अलावा एशिया के अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर हम एशिया के पूर्व में बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर है। तीन तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब जो इसकी पश्चिमी सीमा है एशिया की, वो एशिया और यूरोप वाली सीमा है। इसमें आपकी कई सारी चीजें आती हैं। इसमें आपका यूराल पर्वत आता है, यूराल पर्वत के बाद बीच में कैस्पियन सागर पड़ता है, उसके बाद काकेशस पर्वत शुरू होता है और फिर भूमध्य सागर तक जाकर के ये सारी सीमाएं बनाती हैं एशिया और यूरोप की। स्वेज नहर जो है ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। आपको क्वेश्चन बनता है एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर और साथ में लाल सागर, ये दोनों एशिया और अफ्रीका के बीच में है। तो स्वेज नहर इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप में नहीं आता, ठीक है। कौन कौन आते हैं एशिया और यूरोप के बीच में? क्योंकि कई सारी चीजें आती हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी चीज नहीं आती। आपको याद करना है, यूराल पर्वत आता है, कैस्पियन सागर आता है, काकेशस पर्वत आता है, इसके अलावा काला सागर और भूमध्य सागर, ये सारे आते हैं, ठीक है। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका के बीच में आती है। एक और चीज याद करनी है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन आता है? तो यहां पर एक संधि है जिसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आपने असत्य कथन यहां पर चुनना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर असत्य की जगह कर देना सत्य। कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है, ठीक है। देखिए अब इनको पढ़ते हैं, ये क्यों गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया है दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी डोडा बेटा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। कौन से नंबर पर है? दूसरी पर है। पहले पर कौन है? अनेमुदी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर अनेमुदी है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, अनेमुदी नहीं है, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ पहाड़ी। गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में करेक्शन करना, कौन सा कथन सत्य है, और यहां पर आपका कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है। क्यों गलत है और सही क्या है वो सब हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो यहां पर आपको भूमध्य रेखा, जो आपकी इक्वेटर लाइन है जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसके सबसे निकट अगर पूछा जाएगा, सही आंसर है सिंगापुर। ज्यादातर में ऑप्शन में आपको सिंगापुर दिया जाता है और हर बार जहां आपको सिंगापुर दिख जाए वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी रेड डाटा बुक के बारे में, जिसमें उन प्रजातियों के बारे में उनको इसमें शामिल किया जाता है जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है, जिनके अस्तित्व को खतरा है। रेड डाटा बुक, इस रेड डाटा बुक को IUCN जारी करता है। IUCN की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना होती है
और ये आपके स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो पर्टिकुलर भी आपको याद करना है और देश का नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लिखते हुए जरूर चले वन लाइनर के रूप में, और उनके नीचे जो इसके फैक्ट हैं उनको लिखते हुए चले। इससे आपके जो अलग अलग पेपरों के क्वेश्चन है वो एक जगह पर आ जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। आप टॉपिक वाइज भी पढ़ते हुए चलें, सीरियल वाइज हमारी सीरीज ऑलरेडी चलती रहती हैं। कंप्लीट क्लासेस भी हमने टॉपिक वाइज कवर करी हैं, लेकिन साथ में जो ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। तो इनको लिखते हुए जरूर चलें, आपको डेफिनेटली यहां से फायदा होगा, क्योंकि इसके में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब आपको इसके अंदर साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बाकी की सारी जो बातें हैं, आगामी जो एग्जाम है गणित सहायक का, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो के एंड पे करेंगे। नेक्स्ट है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कुछ 2 साल के अंदर भारत के कई सारे स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। वर्तमान की बात करें, भारत के 75 स्थल रामसर सूची में शामिल हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 14, ठीक है। यह भी आपको याद करना है। रामसर संधि की बात करते हैं, इस पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? सही आंसर है 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर करे। क्वेश्चन को समझते हुए चलना। 3 इंपॉर्टेंट वर्ष हैं आपके पास, एक है 1971, एक है 1975 और एक है 1982, ठीक है। 1971 को 2 फरवरी के दिन ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है। यहीं पर देश आपस में मिलकर बैठते हैं और आर्द्र भूमियों को लेकर के, आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए एक समझौता करते हैं। उसी को बोला जाता है रामसर समझौता, ठीक है। कब हुआ? 2 फरवरी 1971। कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में। किससे रिलेटेड था? आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए। इसके बाद एक और चीज याद करना, क्योंकि 2 फरवरी को हुआ इसीलिए 2 फरवरी को हर साल रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा सन 1975। 1971 में जो समझौता हुआ उसे 1975 में लागू किया गया। इसको ध्यान करेंगे, हुआ 71 में, लागू 75 में, और भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। तो इसको भी आपने याद करना है। 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। मैंने आपको बोला भारत के 75 स्थल वर्तमान में रामसर सूची में है। आपसे क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था जो इस सूची में शामिल हुआ? तो भारत का पहला स्थल जो रामसर सूची में शामिल हुआ वो थी आपकी उड़ीसा की चिल्का झील, ठीक है। इसे 1981 में शामिल किया गया था, ठीक है। और दूसरा कौन था? केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। ये दोनों 81 में गए थे, लेकिन पहले चिल्का झील शामिल हुआ था। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपको पर्यावरण के और साइंस के क्वेश्चन भी अभी सीरीज में देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षा को लेकर के। तो देखिए, वातावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, इनकी जो आपस में क्रियाएं होती है, इनके वजह से जो तंत्र बनता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बोला जाता है। पहले भी हमने एक बात करी थी, 2 शब्द होते हैं आपके पास, एक होता है इकोलॉजी और एक होता है इकोसिस्टम, ठीक है। इनको याद करना, यह है पारिस्थितिकी और यह है पारिस्थितिकी तंत्र। इन दोनों को लेकर सवाल बनता है, किस शब्द का इस्तेमाल पहले किसने किया? इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया और इकोसिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले टांसले के द्वारा किया गया। इन दोनों को भी आपने याद करना है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो डिपोर झील एक रामसर साइट है और यह आपके असम में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो आपके झील है, नेशनल पार्क जो आपके रामसर सूची में है, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। डिपोर झील की बात करें, यह असम में है। असम की एकमात्र झील है जो रामसर सूची में शामिल है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं। 2 अनुसूचियां आपको याद करनी है, एक है आपकी 5वीं और एक आपकी 6वीं। दोनों में अंतर क्या है?
देखिए जो 5वीं अनुसूची है ये आपके एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण के बारे में बताता है। जबकि जो अनुसूची 6 है ये केवल 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र जो वहां के एसटी क्षेत्र हैं उनके बारे में बताता है। ये दोनों के बारे में बताता है, एससी और एसटी के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। जो अनुसूची 6 है वो केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो 4 राज्य हैं, एक आपका असम है, इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनको आपने याद करना है। ये 2 अनुसूचियों में आपको बहुत बार कंफ्यूज करता है। 5वीं में सब है, 6ठी में 4 है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य के बारे में नहीं है, तो उसको आपको चारों को याद करना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए भारत ने जो संसदीय प्रणाली ली है हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, 2 टर्म्स हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एक है संसदीय और एक है संघीय, ठीक है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है और भारत में जो संघीय प्रणाली है ये हमने कनाडा से ली है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जब ब्रिटेन से ली है तो सेम होना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अंतर है, वो है न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जबकि भारत में ये उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत ने न्यायिक समीक्षा कहां से ली है? तो आप जानते हैं अमेरिका से ली है। यह भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगाता है? तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है विधायन सत्ता पर, यानी कि जो विधिक सत्ता होती है, कानूनी जो सत्ता है, कानूनी जो अधिकार है सरकार के पास, उन पर नियंत्रण कौन लगाता है? ये लगाता है आर्टिकल 14। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है आप जानते हैं। आर्टिकल 14 कहता है सभी व्यक्तियों को विधि के समान संरक्षण प्राप्त होंगे और विधि के सामने सभी लोग समान होंगे। ये कौन कहता है? आर्टिकल 14। विधायन, विधिक, विधान, ये सारे शब्द आपके एक ही हैं, यानी कि कानूनी अधिकार, कानूनी सत्ता के ऊपर नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल 14, जो कहता है सबके लिए कानून समान है और कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य मंत्री परिषद होता है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सेम जैसे केंद्र में जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, ऐसे ही यह विधानसभा के प्रति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव किस उम्र में लड़ सकता है? तो अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की उम्र आपसे बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इनकी भी पूछी जाती है। उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। आप जानते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनकी उम्र होती है 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र है? 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, इनके लिए 25 है। राज्यसभा, विधान परिषद, इनके लिए आपकी उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है और पंचायत के लिए 21 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत आपका संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1992 में यह आपका लागू हुआ बना था और 24 अप्रैल 1993 से यह आपका लागू हुआ, ठीक है। बना आपके 92 में, 73वां संशोधन कब हुआ? 92 में। लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मूल अधिकार नहीं है? चलिए अब उनको यहां पर देखते हैं। कानून के समक्ष समानता, यह हमारा मूल अधिकार है, ठीक है।
धर्म की स्वतंत्रता ये भी मूल अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी हमारा मूल अधिकार है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो प्रतिबंध कहां है, यहां पर तो अधिकार की बात हो रही है, अधिकार हनन की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर आपने सत्य कथन का चयन करना है, तो चलिए कथन यहां पर चयन करते हैं। पहला, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये आपका सही है। संवैधानिक निकाय यानी वित्त आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है, बहुत बार इसका आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर 5 साल में करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, तो अभी मैंने आपको बोला वित्त आयोग 280 आर्टिकल के तहत हर 5 साल में कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो संसद का तो लेना देना ही नहीं है, ऑप्शन बी आपका गलत है। वित्त आयोग में 3 सदस्य होते हैं, तो यह भी आपका गलत है। राष्ट्रपति इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं। सदस्य कितने होते हैं, 4, अध्यक्ष होता है 1, कुल होते हैं 5। ठीक है, तो 3 इसमें नहीं होते, तो ये वाला भी आपका गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सत्य है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पेपर में भी पूछा गया था कि सीएजी जो होता है इसके लिए मित्र गाइड कौन काम करता है। ठीक है, ये किसके लिए काम करता है, मित्र गाइड की तरह। तो सीएजी मित्र गाइड मार्गदर्शक का काम करता है लोक लेखा समिति के लिए। लोक लेखा समिति ही इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं सीएजी की, उनकी जांच करता है, तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो देखिए किलखोरी को राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इसको भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिर्ज खान। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लोदी वंश से पहले सैयद वंश ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए स्थापत्य कला के बारे में पूछा जा रहा है, आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये शाहजहां के काल को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में अगर पूछेगा तो ये अकबर के काल को कहते हैं। और आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला पूछेगा तो शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था। तो पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी, यह था आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता के नाम से भी जाना जाता है, और यही पहला गुप्त राजा था जिसने परम भागवत है इसकी उपाधि धारण करी। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, तो इसका बारे में भी पूछा जा सकता है। इसने किसकी करी थी, परम भागवत की, इसको भी ध्यान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए वेदों की अच्छे से व्याख्या करने के लिए वेदों को गद्य के रूप में भी लिखा गया। ठीक है, वेद आपके मैक्सिमम कैसे हैं, पद में हैं। ठीक है, केवल एक वेद यजुर्वेद को छोड़ दें तो आपके सारे वेद पद में हैं। यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए गद्य में इनकी रचना लिखी गई, और गद्य में जो ग्रंथ लिखे गए उनको बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वही आपसे पूछा गया है जो शतपथ ब्राह्मण है ये किसका है, तो ये आपके यजुर्वेद का है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद की बात करें तो एक हमने देखा शतपथ, और इसके अलावा इसका एक और है जो है तैत्रेय। ठीक है, तो तैत्रेय आपके यजुर्वेद का है, ऐत्रेय आपका ऋग्वेद का है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है, सामवेद की बात करें, सामवेद का एक ही प्रमुख है पंचविश। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, सामवेद का।
और अथर्ववेद का भी एक ही इंपॉर्टेंट है, गौपत ब्राह्मण ग्रंथ। गौपत किसका है? ये अथर्ववेद का है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। एक और चीज आपसे क्वेश्चन बन सकती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर के। देखिए, वैदिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, ठीक है। अगर हम वैदिक हिस्ट्री की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है? अगर हम हिस्ट्री के मामले में बात करें तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि जहां तक इतिहास हमें ऋग्वेद में मिलता है, उसके आगे की कहानी हमें, उसका जो क्रम है आगे का, वो हमें शतपथ में मिलता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन बनता है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है? तो वो भी शतपथ ग्रंथ में ही, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही बोला गया है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो हमारे पास कुल 18 पुराण हैं, जिनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। इनमें कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें कुछ वंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जो आपका वायु पुराण है उसमें हमें गुप्त वंश से रिलेटेड है, और जो मत्स्य पुराण है ये आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है। इन तीनों को आपने याद करना है, मत्स्य सातवाहनों से, वायु गुप्त से, और मौर्य विष्णु पुराण से संबंधित है। इनमें सबसे पुराना जो हमारे 18 पुराण हैं, इनमें सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। कई बार संख्या पूछ लेता है, 18 है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपने बताना है। नौसेना का विद्रोह 46 में हुआ, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 34 में हुआ, सही है। बारदोली सत्याग्रह 28 में हुआ, यह भी सही है। पूना पैक्ट 31 में नहीं हुआ था। पूना पैक्ट आपके 24 सितंबर 1932 को होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो देखिए, क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एग्जामिनर का मेन काम यही होता है, वो यही सोचकर क्वेश्चन को वहां पर डिजाइन करता है कि क्वेश्चन सिंपल हो, पढ़ा हुआ हो, सिलेबस का हो, लेकिन आपसे गलत हो। तो ऐसे वो क्वेश्चन फिर डिजाइन करता है। हमने हर बार पढ़ा, कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया, लेकिन अब उसने क्रम पूछ लिया। सही आंसर हो जाएगा 12वां अधिवेशन। यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। इसको आपने याद करना है। कौन इसके अध्यक्ष थे? रहीमतुल्लाह सयानी यहां पर अध्यक्ष थे। कलकत्ता में यह आयोजित हुआ और यहीं पर सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। अगर हम हमारे राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मन, यह पहली बार 1911 में, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, यहां पर गाया गया। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और ये वाला भी आपके कलकत्ता में हुआ। तो दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए जहां पर पहली बार राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ। दोनों कौन कौन से वाले थे और किस की अध्यक्षता में हुए, ये दोनों बातें आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है आपकी, इसका निर्माण, देखिए दिल्ली में है आपका लाल किला और आगरा में है आपका जो आगरा का किला। तो एक मोती मस्जिद आपके आगरा में है, ठीक है, और एक मोती मस्जिद आपके दिल्ली में है। जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसको आपने याद करना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो देखिए, बिहार कब बना? बिहार बना आपके 1912 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जिस वर्ष कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी थी, देखिए दिल्ली राजधानी कब बनी, आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित हुई, तब आप बताएंगे 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तब आप बताएंगे 1912। 1912 में ही जो बिहार था इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। डेट सहित पूछा जाता है, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इसको आपने याद करना है, यह भी डेट सहित आपसे पेपर में पूछा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, उसका हमने आज 16वां पार्ट यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं जो आपका कल का एग्जाम था उसकी कट ऑफ को लेकर के। तो जैसा आप जानते हैं हम हमारे चैनल पर ना तो पोल करवाते हैं और ना ही कट ऑफ के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं आपने एग्जाम दिया, आपने अपना पूरा वहां पर परफॉर्मेंस था वो आपने किया, एक दिन आपने उसको याद करा, अब उसको पीछे छोड़िए और आगे के सामने आपके जो एग्जाम है उन पर आपको फोकस करना है। फिर भी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कल का पेपर था ये एक टिपिकल उत्तराखंड वाला पेपर था, जैसा हर बार होता है कि 70 प्लस जिसके हैं वो अच्छी कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि कंफर्म है, 75 वाले भी कंफर्म में नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेरिट आपकी बननी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी है। आप खुद सोचें, हर जिले में आपकी लगभग जो सीटें हैं 25 से 30 के बीच में है, कहीं कहीं पर तो इससे कम है, कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा है, एवरेज आपकी यही है। हर जिले में अगर आपको 25-25 बच्चे मिल गए जिनके 80-80 नंबर यहां पर आ गए, 78-78 नंबर आ गए, तो कि मेरिट उस हिसाब से वेरी करेगी जिलेवार पर। बस आपको सिर्फ इतना याद करना है, जो अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं कि 65 से नीचे बिल्कुल नाक के बराबर चांस है, 65 से ऊपर थोड़े बहुत चांस हैं, जैसा टिपिकल उत्तराखंड में होता है जो आपके पेपर बनते हैं। 70 के ऊपर भी आपके काफी अच्छे चांस और 75 वाले तो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। अब इसके अलावा आप ज्यादा कट ऑफ के बारे में ना सोचें, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो वही रहने वाला है। दूसरी चीज, जो पेपर था अब की बार ये काफी अच्छा पेपर था, लग रहा था पेपर को देखकर कि आयोग ने इसे बनाने में मेहनत करी है। जो लास्ट वाला पेपर था उसको देखकर लग रहा था कि आयोग ने सिर्फ यहां से कुछ क्वेश्चन उठाए, कुछ प्रीवियस ईयर के उठा के सारा डाल दिया, लेकिन यहां पर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिले, खासतौर पर जीएस वाले सेक्शन के। जीएस वाले सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे, खासतौर पर ज्योग्राफी के और आपके करंट अफेयर के। मैक्सिमम जीएस के जो थे हम उनको इस सीरीज के अंदर, जो हमारी यूकेपीएस वाली सीरीज है और टॉप जीके वाली सीरीज में, हम उनमें कर भी चुके थे। तो अब आपको थोड़ा जीएस पर भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उत्तराखंड हमने लगभग 1 महीने से उत्तराखंड ज्यादा पढ़ा नहीं है। आपने देखा भी होगा चैनल पर उत्तराखंड की ज्यादा क्लासेस नहीं आई हैं 8 जनवरी के बाद से। उसके बावजूद मेरी कई सारे स्टूडेंट्स के साथ बात हुई, उनका यह कहना था कि उत्तराखंड में 35-36 नंबर इजीली उनके बन गए थे, जबकि उत्तराखंड ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, चाहे वो हिस्ट्री का रहा हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड के भूगोल से रहा हो, नदी तंत्र से रहा हो। बात आती है जीएस की। अगला जो आपका पेपर है वो कनिष्ठ सहायक का पेपर है। आयोग ने, क्योंकि इस बार इतना बड़ा जो हंगामा यहां पर हुआ था, इतने सारे छात्रों की जायज मांग थी कि पेपर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आयोग ने पेपर आगे नहीं बढ़ाया, तो मान के चलें वो कनिष्ठ सहायक का पेपर भी आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आयोग का कहना है उसे इस साल 34 पेपर करवाने हैं, तो वो आगे पेपर नहीं बढ़ा सकता। 5 मार्च की आपकी डेट है, कम से कम 20 दिन के करीब आपके पास समय है। इस 20 दिन में अब क्योंकि कनिष्ठ सहायक में साइंस भी इंक्लूड है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ साइंस खोलकर बैठ गए और बाकी सारी चीजें आपने छोड़ दी। अपनी जो सारी चीजें हैं आपकी, चाहे वो उत्तराखंड आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं, जीएस पर आप फोकस कर रहे हैं, करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, साथ में साइंस को भी शुरू करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस आपने उधर शिफ्ट करना है। 15 नंबर आपके साइंस और कंप्यूटर दोनों से आने हैं, तो दोनों को आपने फोकस करते हुए चलना है। साइंस की क्लासेस भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगी। कंप्यूटर के कुछ नए प्रश्न, जो आपके नए पैटर्न के प्रश्न हैं लैंग्वेजेस के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, उनको भी हम लाने का यहां पर जल्द ही प्रयास करेंगे। और साथ में हमारी जो ये टॉप जीके वाली सीरीज है, जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस को यहां पे कवर करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ में जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज थी, जिसमें हम एक वीडियो एक टॉपिक खत्म कर रहे थे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे रैंडमली तो पढ़ते हुए चलना है। इससे आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो विकसित होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको पता चलता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस पेज से किस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है वो आपको पता चलता है। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका बेसिक है, वो टॉपिक से ही क्लियर होता है। तो उसकी क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलती रही हैं, आगे भी उसको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। कट ऑफ के बारे में अब ज्यादा बात ना करें, आपने कर दिया जो आपने एग्जाम में करना था। आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधार करें, जो आपकी मजबूतियां हैं उनको और ज्यादा मजबूत करें आगे के पेपर के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।